दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है 8वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 3 का अध्याय 6 उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ, नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियां थीं, नए शहरों का निर्माण, राजधानी की योजना किस प्रकार बनी, इन सब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 6 उपनिवेशवाद और शहर। दोस्तों औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ? तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांव का जीवन किस तरह बदल गया और इसी समय शहरों में भी परिवर्तन हो रहा था। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरै जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास, ढाका जैसे उत्पादन के शहरों या सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों से बिल्कुल अलग मिलेगा। अलग अलग कस्बों की कहानी और अलग अलग कस्बों की या शहरों की परिस्थितियां भिन्न भिन्न थीं और उन्हीं के अनुसार उनमें परिवर्तन हुआ। दोस्तों पश्चिमी विश्व के ज़्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ सामने आए थे। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेज़ी से फैले, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में बड़े शहरों की तरफ आ रहे थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में भारतीय शहर पश्चिमी यूरोप के शहरों की तरह तेज़ी से नहीं फैले। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके कुछ कारण थे। दोस्तों इसके क्या कारण थे? तो 18वीं शताब्दी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। प्रेसिडेंसी शहर किन्हें कहा गया? तो दोस्तों शासन की सुविधा के लिहाज से औपनिवेशिक भारत को 3 प्रेसिडेंसी बम्बई, मद्रास और बंगाल में बांट दिया गया था और ये तीनों प्रेसिडेंसी सूरत, मद्रास और कलकत्ता स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों यानी व्यापारिक चौकियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तो जैसा कि आपने पढ़ा 18वीं शताब्दी के आखिर में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ा और ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। और इसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती थी उनकी मांग घट गई थी। जब व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे और इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को विशहरीकरण कहा जाता है। दोस्तों मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों को 19वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ और 20वीं सदी के शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। यहाँ पर देखिए मछलीपट्टनम का एक दृश्य दिया गया है और ये 1672 में है। मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था, लेकिन 18वीं शताब्दी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो मछलीपट्टनम जैसे शहर का जो है वो महत्व कम हो गया था। दोस्तों ऐतिहासिक शहर दिल्ली जो था वो 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, लेकिन 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। आइए दिल्ली की कहानी को देखकर ये समझने की कोशिश करें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। दोस्तों 18वीं शताब्दी में यहाँ बम्बई का एक बंदरगाह है, जिसमें जब ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिमी भारत में बम्बई को मुख्य बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करने लगी तो बम्बई शहर का विस्तार होने लगा। हम बात कर रहे थे दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली के अध्ययन के आधार पर हम ये जानेंगे कि जब 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बनी तो उसके बाद इसमें क्या परिवर्तन आए। दोस्तों दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में हम जानते हैं, लेकिन आपको ये मालूम है कि ये शहर 1000 साल पहले से भी ज़्यादा समय तक राजधानी
रह चुका है। तो इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गईं। और आधुनिक दिल्ली है, ये आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बसाई थी। शाहजहानाबाद की स्थापना 1639 में शुरू हुई और इसके भीतर एक किला महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया और इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी और उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। दोस्तों, शाहजहां के समय में दिल्ली सूफी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और यहाँ पर कई दरगाह, खानकाह और ईदगाह थे। दोस्तों, दरगाह किसे कहते हैं? तो सूफी संतों के मकबरों को दरगाह कहा जाता है। खानकाह जो है वो यात्रियों के लिए विश्राम घर और ऐसा स्थान जहाँ लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा और विचार विमर्श करते हैं, संतों का आशीर्वाद लेते हैं और नृत्य संगीत कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। ईदगाह क्या था? तो मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल जहां सार्वजनिक प्रार्थना और त्यौहार होते हैं, उसे ईदगाह कहा जाता था। कुल दे शेख ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। तो दोस्तों, शाहजहां के समय में जो दिल्ली थी वो सूफी संस्कृति का केंद्र थी। यहाँ पर दरगाह, खानकाह और ईदगाह थे। बड़े बड़े चौराहों पर टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, खामोश कुलदे शेख और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाच था। और शायद इसलिए मीर तकी मीर ने कहा है कि दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार के एल्बम के पन्ने हैं। लेकिन ये आदर्श शहर नहीं था। दोस्तों, दिल्ली को आदर्श शहर नहीं माना जा सकता था क्योंकि इसके ऐशो आराम में सिर्फ कुछ लोगों के हिस्से में लिखे थे। अमीर और गरीब के बीच फासला यानी अंतर बहुत अधिक था। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे और शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आमतौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। और यहाँ पर त्योहारों और जलसे जुलूसों में तब तक टकराव भी फूट पड़ते थे, सो अलग। यहाँ पर देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद का एक चित्र दिया गया है। तो दोस्तों, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह देखिए कितनी सुंदर ढंग से बनाई गई है। यहाँ पर एक वर्णन किया गया है दिल्ली के बारे में। दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इंतखाब। दोस्तों, 1739 तक दिल्ली नादिर शाह के हाथों तबाही और लूट खसोट का सामना कर चुकी थी और शहर के पतन पर दुख भरे लहजे में 18वीं शताब्दी के उर्दू शायर मीर तकी मीर कहते हैं, दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। मैं उसी उजड़ी हुई दिल्ली का रहने वाला हूँ जो एक ज़माने में दुनिया का सबसे भव्य शहर हुआ करता था। ये मीर तकी मीर ने कहा है। अब आइए जानते हैं नई दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया। क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है, यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी। एक अतीत का या एक भूतकाल का ध्वंस। तो 1857 से पहले दिल्ली के हालत दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। मद्रास, बम्बई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेज़ों की जो बस्तियां होती थीं वो अलग अलग होती थीं। भारतीय लोग काले इलाके में और अंग्रेज़ लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे और दिल्ली में ऐसा नहीं था। खास तौर से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। वे उर्दू, फारसी संस्कृति और शायरी का मज़ा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी करते थे।
1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में मदरसे के रूप में हुई थी और इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक युग का सूत्रपात कर दिया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था और बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली का पुनर्जागरण काल बताते हैं। पुनर्जागरण, तो दोस्तों पुनर्जागरण का अर्थ होता है कला और ज्ञान का पुनर्जन्म। यह शब्द ऐसे दौर के लिए इस्तेमाल होता है जब बहुत बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में रचनात्मक परिवर्तन और गतिविधियां होती हैं। तो देखिए कुल मिलाकर जो 1830 से 1857 की अवधि जो थी उसको दिल्ली का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। 1857 के बाद सब कुछ बदल गया और उस साल जो विद्रोह हुआ उसके दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया था। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही और जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया कि जब गुस्साए शेर अंग्रेज शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले। न जाने कितने औरत, मर्द, आम और खास 3 दरवाज़ों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समुदायों तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, भेज दिया। उनका दरबार बंद कर दिया गया, कई महल गिरा दिए गए, बागों को बंद कर दिया गया और उनकी जगह अपने सैनिकों की बैरकें बना दी गईं। अंग्रेज जो थे दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला देना चाहते थे और किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया गया। वहाँ के बाग, बगीचे, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दिए गए। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे। खास तौर पर मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया उन्हें या फिर उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर जीनत अल मस्जिद जो थी उसको एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया और जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली। शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया और नहरों को पाटकर समतल कर दिया गया। रेलवे की स्थापना करने और शहर को चहारदीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया और अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल सिविल लाइंस इलाके में रहने लगे। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर एक कभी इस नाम का भी एक शहर हुआ है। तो दिल्ली में आ रहे बदलावों पर गालिब गहरे तौर पर दुखी थे। उन्होंने दिल्ली के अतीत पर लिखा है, क्या लिखूं, दिल्ली की ज़िंदगी तो किले, चांदनी चौक, यमुना के पुल पर जमने वाले चौकड़ियों और सालाना गुलफरोशान। गुलफरोशान का अर्थ होता है दोस्तों फूलों का त्यौहार। तो गुलफरोशान से धड़कती है। जब ये सारी चीज़ें ही यहाँ नहीं हैं तो दिल्ली जिंदा कैसे रह सकती है। हाँ, हिंदुस्तान में कभी इस नाम का भी शहर हुआ तो ज़रूर है। तो गालिब ने इस ढंग से लिखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जामा मस्जिद से देखने पर फेलिस बियतो द्वारा लिया गया एक फ़ोटो 1858-59 के दौरान। मस्जिद के चारों तरफ बनी इमारतों को देखा जाए तो 1857 की बगावत के बाद इन्हें साफ कर दिया गया था। यहाँ पर आसपास की इमारतों को गिरा देने के बाद जामा मस्जिद का दृश्य इस तरह से हुआ था। अब आइए देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से एक नई राजधानी की योजना बनाई गई। तो अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह से पता था, लिहाजा 1857 के बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी क्या वजह रही होगी? तो वजह वही था कि वे दिल्ली के महत्व को समझते थे। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने ये समझ लिया कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ
प्रदर्शन किया गया। जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था दोस्तों, ये जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक कॉरोनेशन दरबार जो 12 दिसंबर 1951 को, इस दरबार में 1 लाख से ज़्यादा भारतीय राजा महाराजा, अंग्रेज अफसर और सिपाही जमा हुए थे। दोस्तों 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन किया गया और कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले का भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, याद रखिएगा, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया और नई दिल्ली स्थित जो सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता, वायसराय का महल जो कि अब वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, वहां तक जाने वाला किंग्सवे या वर्तमान राजपथ और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। इन सरकारी इमारतों की बनावट भारत के शाही इतिहासकार के अलग दौर की झलक दिखाई देती थी, फिर भी इसका रूप मोटे तौर पर क्लासिकी यूनान यानी 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व का दिखाई देता था। उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई थी, लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी। इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। ये काम कैसे किया जा सकता था? दोस्तों नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे थे और इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। उसमें भीड़ भरे मोहल्लों और सकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी। नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था और अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे। इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज़्यादा हरा भरा दिखाया गया, बनाया गया। वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लोग ताज़ी हवा और ऑक्सीजन लोगों को मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से नई दिल्ली की कल्पना की गई। दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के पीछे वायसराय हार्डिंग ने ये वजह बताई थी कि यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। वास्तुकार या वास्तुशिल्पी हर्बर्ट बेकर की राय में नई राजधानी एक अच्छे शासन और एकजुटता का पाषाण प्रतीक होनी चाहिए, जो ब्रिटिश शासन के तहत भारत के इतिहास में एक नई बात है। भारत में ब्रिटिश शासन केवल शासन और संस्कृति की एक परत भर नहीं है, यह एक पनपती हुई सभ्यता है। इसमें पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण है और दिल्ली के वास्तुशिल्प में इस महान तथ्य की झलक मिलनी चाहिए। ये 2 अक्टूबर 1912 को हर्बर्ट बेकर का ये जो है कथन था। अब आइए देखते हैं विभाजन के समय जीवन। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और इस भारत के विभाजन से 2 सीमाएं एक सीमा बन गई और इस नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। इसका परिणाम क्या हुआ? तो दोस्तों इसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों के बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनके घर बार लूट कर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थियों ने ले ली। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर भी किया। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे, जिससे लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के इंतजार में काम चलाऊ शिविरों में रहने लगे थे। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई थी और दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई थी, जबकि 1951 में यहाँ की आबादी 8 लाख से कुछ
ही ज़्यादा थी। ज़्यादातर लोग पंजाब से आए थे दिल्ली में और वे शिविरों, स्कूलों, फौजी बैरकों और बाग बगीचों में आकर रहने लगे। उनमें से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कब्जे का मौका मिल गया। बहुत सारे लोग शरणार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां इसी समय बसी थीं और दिल्ली में आने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए। जो लोग यहाँ से गए थे उनकी जगह आए शरणार्थियों की निपुणता और काम धंधे बिल्कुल अलग थे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे और दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण, भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी ज़िंदगी और उनका व्यवसाय बदल दिया। फेरी वाले, पटरी वाले, बढ़ई और लुहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए और इनमें से बहुत सारे व्यवसायों में काफ़ी सफल भी रहे। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह से बदल दिया। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति को नई रुचियों और संवेदनशीलता के नीचे दब गई थी। पुराने शहर के भीतर क्या हो रहा था? तो दोस्तों, इसी बीच पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हुआ? अतीत में मुगलों के ज़माने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था, बल्कि घरेलू ज़रूरतें दूसरी अन्य उन घरेलू ज़रूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था। 19वीं शताब्दी में जलापूर्ति और निकासी की इसी बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाने लगा। कुओं की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त थीं और यह एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। यहाँ पर देखिए कि टूटी फूटी नहरें तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती थीं और 19वीं शताब्दी के आखिर में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की गई। जल्दी ही यह प्रणाली भी बोझ से चरमराने लगी। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियों और उफनते खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। फिर भी उसी समय नई दिल्ली के इलाके में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास बनी एक प्रसिद्ध बावड़ी है, वो इस चित्र में किस प्रकार से दर्शाई गई है। हवेलियों का पतन। दोस्तों, 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल कुलीन वर्ग जो है भव्य हवेलियों में रहता था। 19वीं सदी के मध्य का नक्शा देखने पर ऐसी कम से कम 100 हवेलियां दिखाई देती हैं। ये चहारदीवारी से घिरे दालान और झरने वाली भव्य इमारतें थीं। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक के भीतर जाने पर हवेली के अंदर एक खुले अहाते में लोग पहुंचते थे। इसके चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने हुए थे जिनका सिर्फ पुरुष इस्तेमाल करते थे। भीतरी दालान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के कमरों में कई कामों के लिए इस्तेमाल होते थे, उनमें फर्नीचर बहुत कम होता था। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी कमर अल दीन खान की हवेली में कई इमारतें थीं। उनमें गाड़ीवानों, तंबू लगाने वालों, मसालची, खातेदार, क्लर्क, घरेलू नौकरों के रहने का इंतजाम था। बहुत सारे मुगल अमीर जो थे वो ब्रिटिश शासन के समय इन विशालकाय इमारतों की संभालने की हालत में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियां बंटने लगी, उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वहां दुकान या गोदाम बन गए। कुछ हवेलियां नए उभरते व्यवसायी वर्ग के नियंत्रण में चली गईं और बहुत सारी उपयोग में न होने के कारण बेकार हो गईं। औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनमें एक मंजिल की ढलवा छत वाली इमारत होती थी और ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे। इनमें रहने, खाने और सोने के कमरे अलग थे। अलग अलग हिस्से में लंबा बरामदा होता था और कई बंगलों में 3 तरफ बरामदा बनाया जाता था। रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे और घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर होते थे। परिवार की औरतें अक्सर दर्जियों या अन्य कारीगरों पर नज़र रखने के लिए बरामदे में बैठी रहती थीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नई दिल्ली का एक औपनिवेशिक बंगला
किस प्रकार से यहाँ पर चित्रित किया गया है। नगर पालिका योजना बनाती है। दोस्तों 1931 की जनगणना से पता चला कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था। पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा और पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। और इसके पीछे की सोच क्या थी? इसके पीछे की सोच ये थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह के चौराहा बाजार की तरफ ढकेला जाए और इस चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई थी। इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तय की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना था। मोहल्लों के निर्माण के लिए जमीन को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया और इस नए स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। यह कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शहर को भीड़ से आज़ाद कराने में कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि 1912 में भी इन नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत ही खराब थी। दोस्तों दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया और इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। यहाँ पार्क के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बने। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगह बटी हुई थी। अब बहुत सारे परिवार या समूह साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए जगहें अलग अलग होने लगी। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि किस प्रकार से उपनिवेशवाद का प्रभाव शहरों पर पड़ा। इसमें आपने नई दिल्ली के उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास किया। अब आइए देखते हैं अन्यत्र में एक जानकारी दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर के बारे में। दोस्तों 1890 के दशक की शुरुआत में हर्बर्ट बेकर नाम का एक युवा अंग्रेज वास्तुकार काम की तलाश में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। यहीं बेकर की मुलाकात केप टाउन के गवर्नर सेसिल रोड्स से हुई, जिसने बेकर के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्यार और प्राचीन रोमन और यूनानी वास्तुशिल्प के प्रति प्रशंसा का भाव पैदा कर दिया। और दक्षिण अफ्रीका में स्थित प्रिटोरिया शहर की यूनियन बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये चित्र है प्रिटोरिया बिल्डिंग का। तो इस चित्र को, इसकी रूपरेखा बेकर ने तैयार की और इसमें प्राचीन प्रतिष्ठित वास्तुशिल्प के तत्वों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका बेकर ने नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की योजना में इस्तेमाल किया। यूनियन बिल्डिंग भी दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की तरह पहाड़ी पर स्थित थी। और दोस्तों सत्ता में बैठे लोग नीचे से ऊपर की ओर देखने के बजाय ऊपर से नीचे की तरफ देखना पसंद करते हैं। यूनियन बिल्डिंग और सचिवालय भवन दोनों को शाही दफ्तरों के लिए बनाया गया था। तो अन्यत्र जानकारी में आपने देखा दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर और उनके द्वारा बनाई गई दो महत्वपूर्ण बिल्डिंगों का जो नक्शा था और वो बिल्डिंगें, उनका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।